या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर लेके मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और हर बार बदलता दौर को लगातार आपकी जो मोहब्बतें मुझे यूट्यूब, फेसबुक या फिर रेडियो उड़ान के जरिए मिल रही है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं। आज हम एक और स्पेशल डिस्कशन लेके आपकी खिदमत में आए हैं। क्या ये डिस्कशन है, इसके मोटिव्स क्या हैं, क्या आज का टॉपिक है और कौन आज के पैनलिस्ट हैं, इन पर होगी बात। उससे पहले आज की हेडलाइंस। वीके सिंह का फिर मीडिया पर बार, कहा कपटी मीडिया पड़ी है मेरे पीछे। अरविंद केजरीवाल ने अवैध कॉलोनियों के निर्माण के लिए सरकार से 10,000 करोड़ की मांग। विरोध कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए यूपी सरकार मिर्ची बम का करेगी प्रयोग। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को रहस्यमय पेंटिंग समर्पित की। एक फैन के अभद्र इशारे पर मीका ने जड़ा थप्पड़। अजरुद्दीन की बायोपिक में अजरुद्दीन की पत्नी बनने से करीना कपूर ने किया इनकार। नई एक्ट्रेस की तलाश एकता कपूर द्वारा। 1971 की वॉर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हानुत सिंह का निधन आज। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता लेने की नरेंद्र मोदी ने मांग। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। और आज आप बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि जिस एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव से आज हम बात करने जा रहे हैं वो भारत की सबसे प्राचीन एनजीओ है। बहुत सारे लोगों का डाउट है जहाँ एनएफबी, नैब या कोई और एनजीओ इंडिया में सबसे प्राचीन है, लेकिन नेत्रहीन सेवा समाज जिसकी स्थापना बहुत पहले की गई, कब की गई इस पर ऑफकोर्स हमारे पैनलिस्ट दे विल थ्रो द लाइट ओवर दिस सब्जेक्ट। और अब समय है आपको रूबरू करवाने का, और हम बात करेंगे नेत्रहीन सेवा समाज के ऑब्जेक्टिव की, उनके मोटिव क्या हैं, इनकी एनजीओ के काम क्या हैं और किस तरह ये नेत्रहीनों की भलाई के लिए काम करती है। एनजीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑफ नेत्रहीन सेवा समाज मिस्टर देवेंद्र जी। सर वेलकम। हाँ जी, वेलकम जी। एंड आई हैव गॉट ब्रांच प्रेसिडेंट मिस्टर मंजीत जी फ्रॉम अमृतसर विद मी। सर वेलकम। वेलकम। और ज्वाइनिंग मी ट्रेजरर और कैशियर मिस्टर परमिंदर सिंह। सर वेलकम। थैंक यू जी। And advisor Mr. Rajinder Singh Chima joining me as well. Sir, welcome. Thank you for you. और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन को शुरू करें, और मैं आप सभी को ये उड़ान की टीम की ओर से बधाई देता हूं कि मैं दोस्तों को बता दूं कि चंद रोज पहले यहाँ इलेक्शन हुए थे नेत्रहीन सेवा समाज ने, और जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं इन्होंने उसमें जीत हासिल की थी। और इसी जीत के बाद हमारा एक प्रयास था कि इनसे बात की जाए, मोटिव क्या है इस संस्था के, आगे क्या प्लान्स हैं, उस पर विस्तार पूर्वक बात करने के लिए। तो आप सभी पंजाब से हैं, आपका
स्वागत है। और पहला प्रश्न मैं जानना चाहूंगा देवेंद्र सर, आपसे सबसे पहला प्रश्न जानना चाहूंगा कि आप पहले भी इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं संस्था के। ये संस्था कब स्थापित हुई, इसके बारे में, इसकी थोड़े से इतिहास के बारे में हमें बताएं। ऐसा है कि मतलब ये काफी पुरानी संस्था है। ये 64 में बनाई गई थी नेत्रहीनों के लिए, और मेन इसका बनाने का जो मकसद था वो नेत्रहीन जो हैं उनको आगे लाने के लिए ये मेन प्रयास था उनका। इसमें उस समय के लोग जो थे काफी अनपढ़ लोग होने के कारण नेत्रहीन बच्चों को अपने घर में ही रखते थे लोग। तो ऐसी एक संस्था बनाई गई कि उनको लाकर यहाँ एक जगह पर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जाए, जो अपना रोजगार सीख के काम धंधा अपना कोई शुरू कर सकें। जे सरदार लक्ष्मण सिंह गंधर्व थे जी, जिन्होंने ये संस्था बनाई थी। ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन्होंने नेत्रहीन लोगों को इकट्ठा करना और वहां जाके नेत्रहीनों के लिए जो हमने सामान तैयार किया हुआ है पढ़ाई का, वो दिखाना कि ये नेत्रहीन लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये ऐसे मैथ का काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ब्रेल का जो हर सिस्टम है वो दिखाकर उनके माँ बाप को ऐसा बनाते थे कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ इस संस्था में भेजो कि आपका बच्चा भी कोई हुनर से सीखकर कहीं ना कहीं रोजगार अपना खोल सके। उस समय का जो मेन रोजगार होता था, नेत्रहीनों को खड्डी का काम सिखाना, जो चादर बनानी ऐसा कुछ काम करते थे खड्डी का, वो काफी समय चला है यहाँ पे। उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया, काम भी बदलते गए। पहले मोमबत्तियों का काम भी सिखाया जाता था, गेनिंग का काम भी सिखाया जाता था, और आजकल बहुत कम हो गया गेनिंग का काम। मोमबत्ती का काम तो लगभग खत्म हो चुका है। ऐसा है कि मतलब आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक कंप्यूटर ट्रेनिंग और इस संस्था का काम है। और नेत्रहीन बच्चे जो पढ़ते हैं कॉलेजों में, उनके लिए हॉस्टल प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी फीस का प्रबंध करते हैं, उनके पढ़ने का जो साधन है टेप रिकॉर्डर या सीडी वगैरह, जो लेटेस्ट चीज आजकल आईपोड वगैरह, उनको उपलब्ध करवाते हैं। ये मेन संस्था के जो काम है। जी बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे। जो आपने ऑब्जेक्टिव बताया है, और आपने बताया है कि बेसिकली ये जो संस्था का काम था, लोगों को अवेयर करना, गांव-गांव जाके कैंपेन करना और लोगों को, उनके माँ बाप को, उनको अवेयर करना ब्लाइंड लोगों की स्टडी की ओर। परमिंदर जी, इस लिसनर्स की मुझे चैट आ रही है, थोड़ा सा आप स्पीकर का वॉल्यूम कर लिया, आपकी डबल वॉइस आ रही है, तो थोड़ा सा स्पीकर को आप लो कर लें। जी परमिंदर जी, इस संस्था का जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, इसको रिलीजियस मोटिव के साथ भी शुरू किया गया था, और शायद ये रिलीजियस ही मोटिव, जो रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ ज्यादा जाना जाता है लुधियाना या पूरे पंजाब में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी दानिश जी, सबसे पहले तो मैं सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे, और आपका जो प्रश्न है उसका जो जवाब देना चाहूँगा। जब गंधर्व जी ने ये संस्था शुरू की थी, आपकी सही बात है कि उनका मोटिव था धर्म की तरफ था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो सब जो है कीर्तन सीखें और गुरबानी का पाठ सीखें, और साथ में वो चाहते थे खड्डी पे काम करें, कुर्सी बुनकर बने। तो उन्होंने साथ में गुरुद्वारा साहब की भी स्थापना की थी। हमारी संस्था के बिल्कुल साथ में गुरुद्वारा साहब है यहाँ पे, जो संस्था के साथ वो भी रिलेटिव है।
तो वो दोनों ही जो है हम चला रहे हैं वहाँ पे। और जो गुरुद्वारा साहब चलाते हैं वो है यहाँ पे जो एरिया के लोकल एरिया के जो हमारे आसपास के मोहल्ले वाले होते हैं, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं हमने। तो वो सारे मिलके इसको जो है वो चला रहे हैं गुरुद्वारा साहब को। और साथ में अभी भी हम लोग हमारी भी ये प्रयास अभी भी है कि इसको धार्मिक रंग ना दिया जाए, लेकिन धर्म के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ब्लाइंड जो है मोस्टली श्रोमणी कमेटीज में भी लगे हुए हैं। हमारे बहुत से जो पीछे प्रधान रहे, उन्होंने उनके प्रयासों से हमने बहुत सारे जो श्रोमणी कमेटीज में यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो उनको वहाँ पे सेटल करवाया, रोजगार दिलवाया। क्योंकि आप जानते हो कि जब पुराने समय में पंजाब सरकार की तरफ से इतने रोजगार नहीं उपलब्ध थे, इतने स्कूल्स भी नहीं थे हमारे पास। आपको पता है अभी भी लुधियाना के अलावा गवर्नमेंट का कोई भी स्कूल जो है अभी पंजाब में नहीं है जी। वो भी प्रॉपर वो अलग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन गंधर्व जी का ये प्रयास था कि इनको म्यूजिक में भी इनको काफी ट्रेन कर दिया जाए, ताकि वो अपने जो नेत्रहीन है अपने पूरे पैरों पे खड़े हो सकें। जी बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि ये 60 के दशक में शुरू हुई, तो उस समय ये बहुत बड़ा प्रयास था स्किल प्रोवाइड करवाना, स्किलफुल बनाना नेत्रहीन को, चाहे वो कैन का जरिया हो, मोमबत्ती हो, या फिर जैसे आपने म्यूजिक की शिक्षा कही। मंजीत जी, आपको इनवाइट करता हूं डिस्कशन में और आपसे जानना चाहूंगा, अमृतसर जैसे लुधियाना और अमृतसर में इसकी एक ब्रांच है, तो अमृतसर कैसे एसोसिएट हुआ लुधियाना में नेत्रहीन सेवा समाज के साथ, और अमृतसर में नेत्रहीन सेवा समाज के क्या प्रोजेक्ट हैं? मैं सबका बहुत नमस्कार करता हूँ कि बड़ी प्रसन्नता की बात है मेरे लिए कि आज आपके द्वारा जो ये प्रोग्राम पूरा प्रसारित किया जा रहा है, इसमें मुझे बोलने का मौका मिल रहा था। तो इसमें ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बताता हूं कि 1964 में जब ये इस सभा का स्थापना हुई थी, यानी लक्ष्मण के द्वारा के नेतृत्व में, तो उसी समय से हमारी ये अपने अमृतसर के जो आज ब्रांच के मेंबर हैं वो वहाँ थे, और नए नए मेंबर भी बन चुके हैं। तो पुराने मेंबर भी इसमें क्या है कि अमृतसर से ही ज्यादा संबंधित थे, लुधियाना से भी थे, और अमृतसर का ज्यादा योगदान था इस संस्था को स्थापित करने में, जो वहाँ के। जैसे मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, भाई दर्शन सिंह जी, भाई गुरमेज सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी, भाई सिंह जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने गंधर्व जी का साथ दिया पूरा और इस संस्था की स्थापना की। मैं अब आपके सामने ये बात रखूंगा कि इस संस्था की स्थापना के बाद 5 जुलाई 1976 को ये महसूस किया कि एक ऐसी ब्रांच बनाई जाए। असल में हमारे जो अपने लीडर थे, जो संस्थापक थे, उन्होंने ये जैसे आपको बताया गया प्रधान जी द्वारा अपने हमारे जो खजांची जी हैं उनके द्वारा उनको बताया गया, उनके मन में ये थी बात कि मतलब कि इसमें इसको और फैलाया जाए, इस संस्था का प्रसार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा नेत्रहीनों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, कि वो इन्वॉल्व हो और जो उनका मिशन है वो पूर्ण हो। धार्मिक तौर आर्थिक तौर पर मजबूत करना, इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने ये अपने निश्चय किया कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि देश में इसका प्रसार किया जाए। तो शुरू में कई ब्रांचें खुली, हमारे पंजाब के अंदर संगरूर में भी ब्रांच खुली,
और दिल्ली में भी ब्रांच खुली, तो अमृतसर में भी ये ब्रांच खुली गई। तो ये एक विडंबना ही रहेगी कि संगरूर की ब्रांच और दिल्ली ब्रांच जो है वो चल नहीं सकी। लेकिन अमृतसर की जो ब्रांच है उसकी स्थापना जो हुई 5 जुलाई 1977 में, वो अब तक चल रही है। तो अमृतसर में क्या होता है, मतलब क्या प्रोजेक्ट है? मैंने आपको बताने लगा हूँ कि ये चली जब, तो उसके बाद कोई 9-10 साल के अंदर ये एक विचार उठा। उस समय के हमारे जो मोटपर मेंबर थे, जैसे सरदार सिंह जी थे और श्री भोलानाथ जी थे, भाई गुरमेश सिंह जी थे, अमरीत सिंह जी थे, रतन चंद केसर थे। तो इन्होंने यानी कि सरकार में तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे नेत्रहीन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाया जा सके, कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, समाज में अपना स्थान बना सके, एक स्वाभिमान किसका। तो उसमें भी फिर ये ख्याल आया सबको कि क्यों ना बच्चियों के लिए, लेकिन बच्चियों के लिए कोई संस्था जो है वो चालू हुई है। तो वो संस्था के लिए 1985 में आपने छाटा साहब में गुरुद्वारा साहब के गुरुद्वारा है वो संस्था, आपने स्थान वहां पर जगह की थी कोई 500 गज जगह। तो वहां के फिर ये संस्था शुरू की गई 26 मार्च 1985 को। तो सिख कौम की हस्ती श्रीमान बाबा जी ने अब अपने उसका नींव रखी, फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा, और तभी से फिर हमारे सब साथियों ने ये यानी कि कीड़ा उठा लिया, कि ये जिम्मेदारी उठा ली कि अब हम ये काम मिलके सारे करेंगे। और धीरे 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 करके वो इमारत जो है वो खड़ी की गई। और उसने ये आपने निश्चय किया कि जहाँ पर हम बच्चों को इस काबिल बनाएंगे, नेत्रहीन बच्चों को इस काबिल बनाएंगे कि वो समाज में अपना जीवन अच्छी तरह से बने के व्यतीत कर सके, कोई मान के साथ, कोई के साथ। तो इस तरह से शुरू की गई। और थोड़ा माइक के पास आ जाएं जी। उससे शुरू की गई। और आज हमारे पास अपने कोई 14 लड़कियां और 4 टीचर्स हैं, और 3 टीचर्स जो हमारे वो साइटेड हैं। तो इस तरह से यानी कि ये है कि हम वहाँ पर इन लड़कियों को, इन बच्चों को, इन बच्चियों को आज भी यानी कि एजुकेशन देते हैं। जहाँ तक वो चाहते हैं हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पूरी हर तरह से यानी कि उनकी मदद करते हैं। और फिर ये म्यूजिक का साथ में है, वोकल म्यूजिक है, इसके साथ फिर अपने सितार भी सिखाते हैं, और दूसरी यानी कि जो अपने संगीत से संबंधित अपने वादन है उनको भी सिखाने की कोशिश करते हैं जी। तो मेरा मतलब ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो उद्देश्य है, अब भी हम पूरी तरह से शुरू में नाम जो है, नाम पहले मैं आपको बताऊं, बीबी भानी स्त्री नेत्रहीन कीर्तते सिखलाई केंद्र। ये हमारे अपने गुरु अर्जन देव जी के अपने से उनके यानी के गुरु अमरदास जी की यानी कि बेटी थी ये, तो उनके साथ यानी कि उनके नाम पर इसका यानी कि नाम जो है काफी बातें बताई इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। राजेंद्र जी, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और देशों विदेशों से लोग इस समय आपको सुन रहे हैं जो मुझे क्वेश्चन भी कर रहे हैं।
तो अच्छा लग रहा है उनको जानकारी हासिल करके। ये राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इस संस्था में मेंबरशिप कौन ले सकता है और कब मेंबरशिप ओपन होती है, क्या मेंबरशिप के चार्जेस होते हैं, किस तरह की मेंबरशिप अवेलेबल होती है? नमस्कार सब दोस्तों को जो रेडियो डान पर जो इस समय मौजूद हैं जी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस संस्था का जो 18 साल से ऊपर कोई भी मेंबर बन सकता है, चाहे वो पढ़ रहा हो या इस संस्था का वो स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो इस संस्था में रहता है। उसके अलावा इसकी कोई ज़्यादा मेंबरशिप फीस नहीं है। जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 100 रुपये सालाना चंदा है और 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देकर 125 रुपये में आप ईयरली मेंबर बन सकते हो। तो सिर्फ पंजाब के या पंजाब के बाहर कोई भी बन सकता है? इंडिया से, बल्कि मेरा एज एडवाइजर ये कहूँगा भी हमारी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो कहीं से भी हो 18 साल से ऊपर वो सभी मेंबर इस संस्था के बन सकते हैं। जी। और एक सवाल है इसी से रिलेटेड, राजेंद्र जी माफी चाहता हूं आपको इंटरप्ट करने के लिए। एक सवाल है कि इसमें साइटेड लोग भी मेंबरशिप ले सकते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, क्या आपको नहीं लगता जब इलेक्शन का समय होता है तो जो भी मौजूदा प्रधान होता है या टीम होती है वो कई साइटेड लोग बना सकते हैं, तो इसकी कभी कोई प्रॉब्लम आती है? और क्यों ये सोचा गया कि साइटेड भी मेंबर बने? जी। साइटेड मेंबर इसलिए जो साइटेड मेंबर इनकी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है, जैसे हम कोई भी काम करना को, मान लो लिखने पढ़ने का काम है या कोई कहीं आना जाना है, क्योंकि आजकल जरूरत तो सबको इंसान पे जरूरत पड़ती है, इसलिए नॉर्मल मेंबर भी बनते हैं और उसमें ज्यादा रेशो जो होती है वो ब्लाइंड की होती है। एज ए वॉलंटियर कोई भी नॉर्मल मेंबर इसकी मेंबरशिप ले सकता है। एक अच्छा प्रयास है मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, तो मेन स्ट्रीम में आने का एक प्रयास नेत्रहीन सेवा समाज कर रहा है। साथ ही साथ देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक क्वेश्चन है कि ये क्या कारण है, इतनी पुरानी संस्था है लेकिन एज कम्पेयर टू अदर एनजीओज या अदर जो हमारी नेशनल लेवल की एनजीओज है वहां तक नेत्रहीन सेवा समाज नहीं पहुंच पाया? फॉर एग्जाम्पल एनएफबी, नैब या एआईसीबी जो पूरे भारत में प्रचलित हैं, और उनका जो गठन हुआ, उनकी स्थापना इसके काफी एक अरसे बाद हुई, एक दशक बाद आप कहें तो क्या कारण है कि ये एनजीओ पूरे इंडिया में इतनी फेमस नहीं हो पाई? इसका कारण तो मेन तो यही है कि मतलब पहले इतने जो यहाँ के प्रेसिडेंट होते थे वो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण, ये मेन कारण तो यही है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी होती थी उसके साथ नहीं जोड़ पाते थे। तो ये मेन बेसिक यही कारण है। अब पीछे से मैंने 2006 से जब प्रेसिडेंट बना था 11 तक, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड का काम शुरू किया, दफ्तर में कंप्यूटर लाया, तो ये सीए का ऑडिट वगैरह करवाना, जो कैश बुक, लेजर बुक, सारा कुछ करवाना, पहले इतना ये सारा कुछ नहीं हो पाता था। लोग प्रेसिडेंट जो होते थे ज्यादातर अनपढ़ होते थे और रागी जो होते थे ये होते थे। इस संस्था का जो मेन यही काम था। उस समय मैंने ही स्टूडेंट्स का ये शुरू किया था हॉस्टल का, कि कॉलेज स्टूडेंट्स आए और यहाँ इस संस्था में पढ़े, तो इस संस्था का पढ़ा लिखा कोई प्रेसिडेंट हो इसको आगे ले जा सके। जो तो मेन यही कारण है कि ना प्रेसिडेंट के पढ़े होने का कारण संस्था पीछे चल रही है। दानिश जी, मैं थोड़ी सी इसमें जी मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसके साथ साथ मेरा क्वेश्चन भी ले लीजिए आप। सर पहले मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा जी, कर दूं जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन साथ ही साथ ये है, इससे रलता परमिंदर जी, कि एक तो हमने अभी बात जो हम चला रहे हैं कि ये क्यों नेशनल लेवल पे नहीं आई, इसके साथ ही मेरा एक और प्रश्न है जो मुझे एक लड़की द्वारा ही भेजा गया है कि क्या कारण है इसमें लड़कियों की संख्या इतनी कम क्यों है? ए बी, क्या कोई आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट या कोई कोर मेंबर रही है आज तक? जी ठीक है जी, मैं पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। देखिए, हमारी संस्था जैसे मैंने बोला है 64 से काम कर रही है, तो उसमें पंजाब सरकार के साथ इसका बहुत ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस भी रहा है और टाइम टू टाइम ये कॉरेस्पॉन्डेंस भी करते रही। देखिए, इसका प्रचार नहीं हुआ, ये अलग बात है। देखिए, बस पास इशू है पंजाब में, सबसे पहले हमारे नेत्रहीन सेवक समाज के लोग थे वहां पे गए, और उसके बाद जितनी भी रैलीज हुई, हमारी जितने भी मेंबर्स थे सारे के सारे वहां पे पार्टिसिपेट करते रहे, और बहुत सारी ऐसी
मांगे थी जो जो उन्होंने वहां पे पंजाब सरकार के साथ मिलके उसको मनवाया। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे जो मेंबर साहबान थे, जो मेन हमारे वो थी, वो इतनी पब्लिसिटी वहां पे नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए आपको पता है कि ये जो क्रांतिकारी युग आया वो 80 के बाद ज्यादा आया है और हमारी संस्था को जुड़ने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन उसके बीच में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अगर मैं आपको गिनवाऊं तो बहुत समय लगेगा, उसके लिए हम अलग कोई डिस्कशन रखेंगे। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था लड़कियां या ये फीमेल जो है वो हमारी संस्था के प्रधान क्यों नहीं बने। देखिए ये भारत सेवक समाज की बात नहीं है। आप जितनी भी संस्थाएं, क्योंकि मैं बहुत सारी संस्थाओं में रहा हूँ, घूमा भी हूँ और मुझे पता है थ्रू आउट इंडिया में, पंजाब में बेसिकली जो लेडीज हैं वो राजनीति में थोड़ा कम एक्टिव है। आप पंजाब में कभी भी ये डिबेट करवाइए भी जो लेडीज है वो राजनीति में कितना इन्वॉल्व है। मुझे लगता है इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, वो तो अलग डिस्कशन का समय है जी। लेकिन अब हमने यहाँ पे हमारे साथ काम कर रही हैं राजेंद्र कौर हैं और पिछली कैबिनेट में हमारे साथ हमारी कैबिनेट मेंबर थी वो। इसमें भी अब इसी में रखा है हमने और टाइम टू टाइम वो हमें गाइडलाइंस भी देती हैं। तो ऐसे बहुत सी लेडीज हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन वो पीछे रह के जैसे काम करती है, मेन उसमें नहीं आती, क्योंकि उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स आप भी समझते हो कि उनका घर भी है, उसके बाद इनको मोबिलिटी में यहाँ पे साधन भी इतने नहीं है आपके पास, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स आती है आने जाने में। तो ये सब कुल मिला के सारी स्थितियां जो हैं वो अभी इतनी पंजाब में इतनी अनुकूल नहीं है कि ये एक्टिव नहीं है अभी भी लेडीज जो हैं जी। ये मैं मानता हूँ जी। हाँ, हमें कोई एतराज नहीं है अगर आज भी कोई हमारे साथ काम करना चाहते हैं। मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ सभी लेडीज को जो भी सुन रही हैं, हमारे साथ इंडिया से कहीं से भी जुड़ना चाहें, हम उनका स्वागत करेंगे। उनकी जो जैसे उनकी जो जितनी समर्था है उनकी, उसके हिसाब से उन्हें हम प्रमोट भी करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ जी। मंजीत सर, आपसे जानना चाहूंगा कि पहले हमने बात की थी और मैं रैली में नेत्रहीन सेवा समाज का योगदान रहा, ये हमें परमिंदर जी ने बताया। और बस पास बनवाने का इनिशियल जो रेवोल्यूशन पंजाब में आई है वो नेत्रहीन सेवा समाज द्वारा आई है, ये आज हमें जानने को मिल रहा है। मंजीत सर, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे हमने पहले बात की कि यहाँ स्किल प्रोवाइड करवाई जा रही थी, स्किलफुल बनाया जा रहा था नेत्रहीनों को उस समय के हिसाब से, लेकिन क्या आज की डेट में जब कंप्यूटर युग है, जैसे दविंदर सर ने भी कहा कि मैंने कंप्यूटराइज्ड किया, तो क्या नेत्रहीन बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए कुछ किया जा रहा है? और एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि मुझे किसी ने क्वेश्चन दिया था आज कि पहले जहाँ सर्कुलर सब मिलते थे, सिर्फ नेत्रहीन सेवा समाज थी जिससे विकलांगों से संबंधित तमाम सर्कुलर मिलते थे, तो आज की डेट में भी काफी सर्कुलर आते हैं, क्या उस पर कोई काम चल रहा है ताकि लोग सर्कुलर यहाँ से हासिल कर सकें तमाम? हाँ सर, इसमें ऐसा है दानिश जी कि देखिए हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेत्रहीनों की मदद कर सकें। अब जहाँ तक आज की युग की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया पहले कि बीबी बानी नेत्रहीन सिखलाई केंद्र में आज हमने अपने कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू कर दिया और यहाँ पर अपने केंद्र में भी, लुधियाना में भी हमने कंप्यूटर की ट्रेनिंग शुरू की है, जैसे आपको प्रधानी ने बताया। और हमारे पास इस तरह 4-5 कंप्यूटर हैं और हम जल्दी ही इसकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो दूसरी बात, जो आपने सर्कुलर्स की बात पूछी है, उसमें कोई शक नहीं है कि हमारी संस्था ने बहुत इसके लिए प्रयास किए हैं। जितने भी यानी कि ये बसों में ये आज फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो सारी भारत नेत्रहीन सेवक समाज का ही प्रयास था, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा मेरे साथियों ने कि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थी ज्ञानी जी और उनके साथी, लेकिन वो बहुत थी जी, प्रतिभा बहुत थी, वो दूरदर्शी थे। उन्होंने उस सारी बात को अपने ध्यान में रखते हुए सारा कार्यक्रम चलाया था और उसी का ये नतीजा है कि आज आगे हम बढ़ रहे हैं।
आज तक ये हमारी संस्था 50 साल से ये संस्था हमारी चल रही है, और पिछले साल हमने इसका 50वां अपने स्थापना दिवस में मनाया था। तो इसमें सर्कुलर जो हमारे आज भी यहाँ पर हमारे मिल रहे हैं, हम देते हैं सबको। हम बड़ा प्रयास रहता है कि अभी सर्कुलर जितने भी गवर्नमेंट निकाले, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट निकाले, चाहे अपने पंजाब गवर्नमेंट निकाले, वो हमारे पास होने चाहिए। और अब यानी कि वो जो भी हमारे पास नेत्रहीन आते हैं, उनको हमारे पास जो उपलब्ध होते हैं उनको हम देते हैं। और आगे भी हम सबको विश्वास दिलाते हैं कि सर्कुलर जितने भी हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट के हैं, या कोई भी फैसिलिटीज के लिए हैं, वो हमारे पास होंगे। हम उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम ऐसा प्रयत्न करेंगे कि इस ऑफिस में वो सर्कुलर उनको मिले, हम इकट्ठे करेंगे। और भी अगर कोई है तो इस समय जांच करेंगे, पूरा इसकी जांच पड़ताल करके। और मैं विश्वास दिलाता हूँ नेत्रहीन साथियों को, चाहे वो लेडीज हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, उनको भी उनकी मदद करने के लिए ये भारत नेत्रहीन सेवक समाज तैयार रहेगी। इसका जो महत्व है उसको कभी भी हम कम नहीं होने देंगे और आगे बढ़ाएंगे। और जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर हम लाएंगे। और संस्थाएं बीबी भानी श्री नेत्रहीन सिखलाई केंद्र जैसी यहाँ पर खोलेंगे, यहाँ के उसकी जिससे यानी कि सब नेत्रहीन अपने पैरों पर खड़े होके काम कर सके, अपना जीवन जो है बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। जी राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप पर एक आरोप लगता रहा है कि ओपोजिशन का कि आप पर एक आरोप है कि जो आज की मौजूदा टीम है नेत्रहीन सेवा समाज की, वो यंगस्टर को आगे लेके नहीं चलती है, उनमें यंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहती है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या इन्वॉल्वमेंट है भारत नेत्रहीन सेवा समाज में यंगस्टर्स की? ये बिल्कुल गलत बात है, ये काफी झूठा प्रचार है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, कभी ये हमारी टीम की तरफ से ये ऐसा नहीं हुआ कि ये जो नौजवान हैं इनको पीछे रखो। अगर नौजवान आगे नहीं आएंगे तो हमारा ये संस्थाएं या हमारा देश कैसे चल सकेगा। जो नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, उनके लिए प्रायोरिटी है। वो जैसे पढ़ना चाहे, कुछ भी करे, जो यहाँ पर कुछ भी काम आते हैं हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत प्रचार किया लोगों ने। मेरे को नहीं पता, मेरा किसी से कोई ऐसा नहीं है या कोई निजी दुश्मनी है या मेरे को कोई लालच है। तो संस्था के हित में जो भी नेत्रहीन नौजवान है, चाहे वो यंगस्टर है, चाहे जो थोड़ा ज्यादा एज का है, उनको सबके लिए एक समान हम यहाँ करते हैं। दानिश जी, ऐसा है, आप ये परिभाषा जो है वो कैसे है? देखिए, अब हमारी जो कैबिनेट है उसको आप जवान कहेंगे या की कैबिनेट कहेंगे? जितने भी हमारा प्रधान है वो 40 के आसपास, हमारा जो मैं हूँ मैं 35 और के आसपास में हूँ। अभी चीमा आपके साथ बात कर रहा था, वो 30 है, ठीक है। उसके बाद जितने भी अभी ये कह मैं देख सकता हूँ कि जितने भी यहाँ पे हम लोग आवाज साथ लेके चलने की कोशिश की है। और ये अगर 50 से वो तो मानते ऑड मैन है, लेकिन 50 से नीचे जो हमारे कैबिनेट मेंबर्स हैं सारे के साथ नीचे हैं। अब कि ये ओल्ड मैन कैबिनेट है या यंग कैबिनेट है, ये आपको डिसाइड करना है, ये हमें नहीं करना। जी बिल्कुल, और ये डिसाइड करना है लिसनर्स को, मुझे भी डिसाइड नहीं करना। जो लिसनर्स सुन रहे हैं देशों विदेशों से, तो आपकी बात को सुन के वो खुद इस पे एनालाइज करेंगे। देवेंद्र जी, आपसे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जैसे आपने बोला, आप चारों ही आज में जो पैनलिस्ट बैठे हैं और पंजाब के विकास के लिए तत्पर हैं, नेत्रहीनों की भलाई, उनके विकास के लिए तत्पर हैं। तो मेरा सवाल एक ये क्रिटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि मुझे आज इन्फॉर्मेशन मिली है कि पंजाब में 16 तारीख को एनएफबी की जो पंजाब शाखा है वो एक रैली ऑर्गेनाइज कर रही है। तो क्या आप पंजाब में जब भी कोई काम, जब भी कोई रैली या कोई भी ऐसी जरूरत आन पड़ेगी जिसमें नेत्रहीन सेवा समाज के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप तत्पर रहेंगे या कुछ कारण रहेंगे, जब विचारधारा में कोई परिवर्तन रहेगा जिसके कारण आप नहीं जुड़ पाएंगे?
जी दविंदर जी। ऐसा है कि शुरू से, हाँ जी, मैं दविंदर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, शुरू से ही भारत नेत्रहीन सेवक समाज हो या फिर हम स्टूडेंट भी थे, कोई भी एसोसिएशन रैली करती थी चंडीगढ़ में, हम जाते थे। आप भी मैं प्रेसिडेंट होने के नाते कहता हूँ, चाहे एनएफबी रैली करे या पटियाला में पहले राष्ट्रीय नेत्रहीन संघर्ष समिति होती थी वो रैली करे या कोई एनएबी रैली करे, तो भारत नेत्रहीन सेवक समाज वहां जाएगी, रैली में शामिल होगी, लोगों को भेजेगी। नेत्रहीनों के प्रति कोई भी एसोसिएशन संघर्ष करती है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा शमूलियत करेंगे, जाएंगे। नेत्रहीनों के लिए ये अच्छा प्रयास होगा कि वो कोई भी संस्था वहां सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करती है या एजिटेशन करती है, मांगों के लिए करती है, वो सभी संस्थाओं का ये फर्ज बनता है कि वहां जाएं। हम तो खुद वहां 21 दिन बड़ैल जेल में रहकर आए हैं, तो ये भारत नेत्रहीन सेवक समाज की रैली नहीं थी, वो एनएफबी की रैली या राष्ट्रीय नेत्रहीन संघर्ष समिति की रैली थी। उनमें हम खुद भारत नेत्रहीन सेवक समाज के मेंबर होने के नाते जेल काटी है हमने। 1995 में शायद ऐसा कुछ था, 94-95 में बड़ैल जेल में 21 दिन हम रहे हैं। तो अब भी कोई भी संस्था रैली करेगी तो हम उसमें जाएंगे, वहां सहयोग करेंगे। हो सकता है कि कोई किसी अपने वजह के कारण ना जा पाए, वो अलग बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। नेत्रहीनों का भले के लिए ये संस्था शुरू से काम करती आई है और करती रहेगी। जी बिल्कुल, और मैं भी रेडियो उड़ान के माध्यम से लिसनर्स को बात पहुंचाना चाहता हूं कि 16 तारीख को एनएफपी पंजाब ब्रांच की शाखा एक रैली ऑर्गेनाइज कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो जॉब चाहते हैं और जिनको लगता है कि स्ट्राइक इज द राइट वे टू गेट एम्प्लॉयड, तो वो शिरकत कर सकते हैं। मैं जाना चाहता हूं अपने तीखे सवालों के लिए, और एक और तीखा सवाल परमिंदर जी आपके लिए है। और मेरा ये सवाल है कि नेत्रहीन सेवा समाज, मैं आपकी टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेत्रहीन सेवा समाज में जो भी लोग आते हैं उनका एक क्वेश्चन शूट कर रहा हूं। उन पर एक आरोप लगता है कि नेत्रहीन सेवा समाज के जो लोग हैं, जो बाकी पंजाब के संगठन हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि उन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। और मैं छोटा सा एग्जांपल अगर आपको क्लैरिफाई कर दूं, तो लुधियाना में एक स्कूल है जिसमें जो नेत्रहीनों का स्कूल है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, उसमें एटीएम दे दिया जाता है प्राइवेट, किसी को बिना पूछे। उसमें सामान्य लोगों के लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई इंस्टीट्यूट खोल दिया जाता है, तो उस पर विरोध नहीं होता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? दानिश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, देखिए हम यहाँ पे एक कंडीशन है कि समाज के लोग बोलते नहीं है। देखिए आप हमारा इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये भी जमालपुर में रैली हम लोगों ने की, वहां पे ब्रेल प्रेस लाने के लिए संघर्ष हम लोगों ने किया। और अब भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पंजाब में ऐसा कुछ भी होता है तो हम सबसे आगे रहेंगे। लेकिन ये है कि हम खुला किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अगर हाँ हमें कोई वहां से स्टूडेंट्स आए या जो भी वहाँ पे इन्वॉल्व लोग हैं, हमें ये स्थिति का अब तो आपको पूर्ण ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम उन पे, चाहे कोई भी हो पंजाब में, अगर ब्लाइंड के हितों को हानि पहुंचती है तो भारत सेवक समाज सबसे पहले, भारत नेत्रहीन सेवक समाज सबसे पहले पहली कड़ी आपको खड़ी मिलेगी। ये मैं आज से अभी से आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था सर, भी हम लोग काम बहुत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो प्रचार थोड़ा कम होता है। हम लोग सभी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और काम करते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा क्रेडिट ले जाते हैं, समाज वाले थोड़ा वो अपने काम पे थोड़ा विश्वास रखते हैं। और ये थोड़ा सा फर्क दूसरी एनजीओ और हमारी एनजीओ थोड़ा सा यही थोड़ा डिफरेंट है जी। तो नेत्रहीन सेवा समाज कभी भी ब्लेम गेम की राजनीति नहीं करता है और ना ही फेम नेम के पीछे भागता है, ये कहना है परमिंदर जी का। मंजीत जी, आगे इस डिस्कशन को बढ़ाएं और पंजाब से थोड़ा बाहर चलें।
तो क्या जो हम मैं मानता हूं हर संस्था के अपने गोल होते हैं, अपने मोटिव्स होते हैं, अपना सब्जेक्ट होता है। तो अगर पंजाब से बाहर वाले लोग आपसे हेल्प चाहें, अगर आपसे उनको किसी तरह की हेल्प की दरकार हो, तो वो किस तरह की हेल्प के लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? किस तरह के आपका इंडेक्स है, किस तरह की आपकी सूची है? देखिए दानिश जी, ऐसा है कि ये ऑल इंडिया लेवल की संस्था है और इसमें यानी कि सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम हमसे रख सकते हैं कि हमारी वो मदद करें ये संस्था आके यहाँ। तो हम हमेशा तैयार हैं हर तरह से उनकी मदद करने के लिए। गवर्नमेंट के साथ कोई भी बात करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करनी है या स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करनी है, किसी ने भी दूसरी स्टेट के, तो हम वहाँ पर अवश्य ही उनकी मदद करने के लिए जाएंगे। जो हम पंजाब में करते हैं नेत्रहीनों के लिए, वो हम वहाँ दूसरी स्टेट में थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें लिसनर्स के लिए कि आप किस तरह करेंगे। मतलब उनको हॉस्टल दे सकते हैं, उनकी फीस वगैरह, या रैलियों में साथ किस तरह की हेल्प, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें लिसनर्स के लिए। उसमें ऐसा है, देखिए कोई भी रैली है, कोई भी उनकी डिमांड है वहाँ किसी दूसरी स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबकी है क्योंकि वो तो हमें भी उससे फायदा है। अगर उनकी कोई मांग होती है, डिमांड अगर है, तो वो हमारा भी उसमें फायदा है। नेत्रहीन अपने पंजाब के नेत्रहीन तो हम जाएंगे, आर्थिक सहायता मांगते हैं, सर्विसेज की सहायता मांगते हैं, लेने के लिए कहते हैं, या जिस तरह से कुछ ऐसा मैंने सुना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनकी यानी कि जो कोटा है इसको सर्विसेज का घटाने जा रही है, ऐसी बात एक उड़ी थी। लेकिन उसमें क्या है कि वो हमारी जो संस्था है के जो अपने थे मेंबर, वो इसके लिए इनके वहां पर गए थे और गवर्नमेंट से ये आश्वासन मांगा था उन्होंने, और उन्होंने ये सारा कुछ यानी कि दिया भी था। और इसी तरह से ये सारी यानी कि जो इनकी सहायता है वो हम करेंगे, ये इस संस्था से इनको मिलेगी। और जितनी भी अपने ये अपने है उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए शक किसी को कि हम उनकी मदद नहीं करेंगे। वो हमें लिखें कि किस तरह की वो मदद हमसे चाहते हैं, जिसमें इनके भी जो नेत्रहीनों की भलाई हो, लेडीज की या अपने नौजवानों की, सबकी हम मदद करेंगे। हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी, ये अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन उठाया गया था, आपके द्वारा किया गया था कि भाई आप नौजवान जो है वो क्यों नहीं आ गया है। मैं एक बात बताता हूँ आज आपको, मैं जरूर बताना चाहूंगा। परमिंदर जी ने आपको बताया, अब जितनी भी हमारी ये कैबिनेट है, 7 मेंबर्स हैं हमारे कैबिनेट के, तो उनमें सारे के सारे जो 50 से नीचे हैं, 40 और 45 के बीच में हैं, ये सारे नौजवान हैं। और फिर मैं आपको अपने ये अपने जो ब्रांच की अमृतसर ब्रांच की बात करूं, अमृतसर ब्रांच की खास करके, तो वहां पर भी जितने भी हमारे कैबिनेट के अपने हैं, कैबिनेट के सदस्य हैं, वो सारे 50 से मुझे छोड़कर 50 से नीचे के है नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम ना, ये पता नहीं क्यों वर्ग लाया गया 2006 में जब हमारी टीम आई, क्यों वर्ग लाया गया लोगों को। आप तक ये बात कैसे पहुंच गई मुझे नहीं समझ आ रहा कि नौजवानों को हम आगे नहीं आने देते। नहीं दानिश जी, एक चीज तो इसमें क्या है कि भी देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई बात नहीं। अब जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो सारे यहाँ से चले गए, अब जी वो तो अपने के अल्लाह को प्यारे हो गए जी। तो अब उनकी जगह पर जो अपने नौजवान ही आएंगे ना जी, तो जो जितने आप बुजुर्ग हैं, जो जितने भी जिनको वो तो कहते हैं कि ये इनकी उम्र ज्यादा होगी, वो भी इस दुनिया से जाएंगे, तो आगे नौजवान ही इसको संभालेंगे ना, इसकी जी बिल्कुल। और आपने एक क्वेश्चन छेड़ दिया, तो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है। अगर बात ओपोजिशन की चल पड़ी है तो मैं एक क्वेश्चन, क्योंकि मेरा फर्ज है आपके पास भी आज मौका है सारी बातों को क्लियर करने का, तो ये बढ़िया है कि वैसे मैं खुद विटनेस हूँ। मैं अगर रेडियो डांस की हिसाब से भी बात करूँ तो मैं खुद विटनेस हूँ, और मैं नेत्रहीन सेवा समाज की यहाँ पर तारीफ करते हुए तमाम जो हमारी सेंटर लेवल की एनजीओज है उनको भी कहना चाहता हूँ कि पहली बार मैंने इतिहास में इतनी पारदर्शिता से इलेक्शन होते हुए देखे हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारी जो तमाम एनजीओज हैं बड़े लेवल पे,
वो हमारी इस टेक्निक को जो पंजाब में अपनाई गई है उसको अडॉप्ट करें और पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करवाएं। इसके प्रोसेस कैसा था हम उस पर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन बहरहाल जो आरोप आप पर है राजेंद्र जी, एक और बहुत बड़ा आरोप है, आप कहेंगे कि जब मेरी बारी आती है तो आरोप की बारी आ जाती है, तो आप कोई बात नहीं जी, एक आरोप है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। हालांकि मैं इसको खारिज करता हूं अपनी ओर से, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन का आरोप है कि आप पर 30 से 35 झूठी वोटें डलवाने का आप पर आरोप है। तो इसको आप लिसनर के सामने क्लैरिफाई करना चाहेंगे? जी, इसमें मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, इसमें कोई धांधली नहीं और इसमें कोई ऐसी कोई प्रोसेस नहीं था जिससे कोई बेईमानी हो सके, क्योंकि प्रोसेस इतना कंट्रोल पैनल जो पैनल बना था इलेक्शन पैनल, उसने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया था जो वोटर के लिए, और मैं उस पैनल को बधाई देता हूं। ये पहली बार जो पंजाब में इलेक्शन हुआ इस संस्था का, मेरी जिंदगी में मेरी 37 साल की उम्र हो गई, लगभग मैं 20-25 साल से इन संस्थाओं से जुड़ा हूं, पर मैंने ऐसा कोई इलेक्शन नहीं देखा जैसा यहाँ इलेक्शन हुआ। कोई बेईमानी का तो जो आरोप लगाते हैं, मैं उनको दावे के साथ कह सकता हूँ, फेस टू फेस यहाँ ऑफिस के में भी आकर हमें बात कर सकते हैं, भी बताओ कहाँ पर धांधली हुई है। और जो कंट्रोल पैनल का इतना बढ़िया अरेंजमेंट था, उसमें कोई यानी कि मेरे ख्याल के सबसे ख्याल से ये था भी कोई बेईमानी होने का चांसेस नहीं था, क्योंकि अरेंजमेंट इतना बढ़िया था। और तो अरेंजमेंट था भी ऑपोजिशन द्वारा, जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं, ऑपोजिशन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ऑपोजिशन जब हार गए हैं तो उनको हार कबूल करनी चाहिए। ये इल्जाम मत लगाओ कि ये धांधली हुई है, इसमें कंट्रोल पहले भी उनका ही था, हमारा तो कुछ भी नहीं था। और जो उसके जो इलेक्शन जो साइन वगैरह सब के उनके कंट्रोल पैनल के सब कुछ थे, और उनके पास ही सारा कंट्रोल था। हमारे पास तो सिर्फ वोट थी, जो हमने वोटों को लोग वो सत्ताधारी थे, हम तो ऑपोजिशन में थे पहले। तो जो हार हुई है इनको स्वीकार करना चाहिए। और जब गड़बड़ होती है तो जो जैसे चोर होता है उसको अपना पाला होता है। अगर बेईमानी क्यों हो सकता है, उन्होंने कोई जाली वोटें डलवाई हो, उनको पता भी हमने जाली डलवाई है, और क्योंकि वो उनका कंट्रोल पैनल भी उनका था, हमारा तो कुछ भी नहीं था जी। ये मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आम दर्शकों के लिए भी, ऐसा कोई भी चांसेस नहीं था जिसमें कोई बेईमानी हो सके। कि इलेक्शन पैनल का कंट्रोल इतना बढ़िया था। मैं सराहना करता हूं द्वारा फिर कंट्रोल पैनल की, जिन्होंने इतना बढ़िया इलेक्शन पारदर्शी करवाया। जी बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास समय भी कम है, और लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और आज लिसनर्स वाकई अनएक्सपेक्टेड है, बहुत लिसनर्स आ रहे हैं, और पाकिस्तान से मेरे रेगुलर लिसनर्स मुझे चैट्स कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इंडिया की तमाम एनजीओज की। हर रविवार कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। परमिंदर जी, अगर हम फिर सब्जेक्ट पे आ जाएं, तो पंजाब में जो हमेशा से, चाहे वो जॉब्स हो या कोई मसला हो, वो स्ट्राइक के बेस पर रहा है हमेशा। हड़ताल करके हमने देखा है कि स्ट्राइक के जरिए हल होते हुए देखा है, लेकिन अब दौर जो चेंज हो रहा है, दौर बदल रहा है, तो एडवोकेसी सेल की कहीं ना कहीं जरूरत है, जिसमें हम ज्यादा, क्योंकि लॉ आजकल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे काफी पक्ष में है, तो क्या एडवोकेसी की ओर नेत्रहीन सेवा समाज भविष्य में कोई ध्यान देगा? इसके लिए कोई योजना है? सर, अभी हम लोग हमने जैसे कहते हैं ना जी, नया ज्वाइनिंग की है हमने, नया चार्ज लिया है हमने, तो बिल्कुल जितने भी हमारे नौजवान यहाँ पे, हमारे कैबिनेट जो हैं, अभी 1-2 दिन में हमें पूरा चार्ज ये लोग दे देंगे। अभी हमारे पास तो अभी चार्ज भी नहीं मिला है हमें, क्योंकि अभी प्रोसेस शायद चल रहा है वो चार्ज देने का। तो लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारा प्रधान ये खुद कॉलेज में है, हम लोग खुद एडमिनिस्ट्रेटिव में हैं, हमें पता है क्या क्या समस्याएं कहाँ आती हैं, और जो स्ट्राइक वगैरह का दौर जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग ये एडवोकेसी सेल जो है वो बिल्कुल बनाएंगे, उसकी जरूरत भी है, और हमें थोड़ा समय दीजिए, हमें ऑफिस में बैठने का, ताकि हम प्रॉपरली थोड़ा काम कर सकें। तो इसलिए मैं आपको फिर से ये कहता हूँ, ये जरूर होना चाहिए। यहाँ कहीं पे भी दानिश जी, नेत्रहीनों की भलाई के लिए जो भी कार्य हमें करना पड़ा करेंगे, उसके लिए फंड
कहाँ से लाने हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कोशिश करेंगे वो सब फंड को मैनेज करने का। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे जो मेंबर साहबान अभी हमें सुन रहे हैं वो भी हमें सुझाव हमें दे सकते हैं। आप जरूर हमारे फोन नंबर जो है वो फ्लैश करें कभी भी, तो वो हमारे से बात करें ताजो वो अपने जो कीमती सुझाव हैं वो हमें दे, ताजो हम उस पे प्रॉपरली काम कर सके। और दूसरी बात ये कहता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन बीच में रह गया था। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे पास 2 हॉस्टल्स हैं। एक गर्ल हॉस्टल है जो अमृतसर में चल रहा है, एक जो है यहाँ पे लुधियाना में जो हमारा हेड ऑफिस है वो लड़कों के लिए हमने रखा हुआ है। अगर बाहर से इंडिया से उनको कोई भी पैसे की कोई प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली वो लोग वीक हैं, उनको किसी कहीं पे भी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आ सकते हैं। हम उनका वेलकम करेंगे यहाँ से थ्रू ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब में आए, हम उनका पूरे जो है वो पूरा देख रेख करेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो हमारी जो देखिए जो हमारा ऑफिस है भारत नेत्रहीन सेवक समाज, स्ट्रीट नंबर 7, गिल रोड लुधियाना, दशमेश नगर, गिल रोड लुधियाना। ईमेल और आप फोन हमें बता दें, एक ईमेल आईडी और फोन, तो हम उसके जरिए जब जैसे आपके पास चार्ज आता है आप हमें बता दें, हम रेडियो पे बिल्कुल अनाउंस करेंगे। तो आपके बिल्कुल सर, ये फोन नंबर आप नोट कर लीजिए हमारे ऑफिस का 0161 25333979। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। ये ऑफिस हमारा जो है वो 9 से 5 तक पूरा वर्किंग में होता है। आप कभी भी हमें फोन करें। आपके जो संडे ऑफ होता है, आपके जो सुझाव हैं वो हमारे जो वर्किंग यहाँ पे है वो लिखेंगे। कई बार हम लोग ऑफिस में नहीं होते क्योंकि हम भी आपको बताया एम्प्लॉइज हैं, ड्यूटी पे हैं। तो उस जो सैटरडे को हम लोग बैठेंगे, उस पे जो भी आपके सुझाव आएंगे उस पे विचार करेंगे और उस पे काम भी करेंगे। और मैं आपको ये भी आपको एक वादा आपसे ये भी करता हूँ, आप कभी भी, आज तो क्योंकि हम लोग नए हैं तो हम आगे हैं, लेकिन आपसे वादा करता हूँ हम लोग 3 साल हैं, आप कभी भी किसी भी समय हमें कॉल करिए और जो भी हमारी कमी है वो भी आप हमें बता सकते हो। जी बिल्कुल, रेडियो उड़ान सिर्फ आप पर ही नहीं, तमाम जो हिंदुस्तान की एनजीओज है उन पर प्रेशर ग्रुप का काम करता है और करता रहेगा। दविंदर जी, एक और क्रिटिकल क्वेश्चन के साथ मैं आपको पूछना चाहूंगा। हर एनजीओ में एक मुद्दा उठता है धन को लेके, धन की पारदर्शिता को लेके। तो उसके लिए क्या जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, तो भारत नेत्रहीन समाज क्या इसका पूरा अकाउंट एनुअली जर्नल मेंबर्स के साथ साझा किया जाता है? इसका क्या प्रोसेस है, कैसे धन की पारदर्शिता रहती है नेत्रहीन सेवा समाज में? ऐसे जी पारदर्शिता वैसे मैंने पिछले जब 2006 में ही मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आया था तो उस समय ये अकाउंट्स का सीए के द्वारा ऑडिट करवाने का करवाया था। तो हर साल 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है, और जब ब्रांच का भी, और ये सीए के द्वारा ऑडिट करवाया जाता है। तो पूरा बजट जो सालाना रिपोर्ट होती है वो एग्जीक्यूटिव द्वारा पेश की जाती है। उसके बाद जो जर्नल इजलास होता है उसमें भी ये बताया जाता है कि साल में कितना खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, कितनी हमारे पास आमदन हुई है, बचा है पैसा हमारे पास। ये सारा बिल्कुल क्लियर है, हम सब लोगों को बताते हैं। कोई भी आके कभी भी पूछ सकता है, बैलेंस शीट चेक कर सकता है, बकायदा रिटर्न भी भरी जाती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकम टैक्स के रिबेट भी हम ले, और जो इंटरेस्ट लिस्ट हैं वो हमें फंड दें, उसके लिए हम रिटर्न भर रहे हैं। शायद हो सकता है कि ये शायद लास्ट रिटर्न होगी, इसके बाद ये हमें भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जैसे कि बाकी संस्थाओं में मिलती है। एनएफबी में फंड मिलता है और एनजीओ देते हैं, एसोसिएशन जो इंटरेस्ट लिस्ट देते हैं तो उनको रिबेट मिलती है। तो हमें भी अगर ऐसा सुविधा इनकम टैक्स दे देता है तो इंटरेस्ट लिस्ट को भी आसान हो जाएगा कि वो फंड दें और उनको भी रिबेट मिल जाएगी। जी बिल्कुल, तो पारदर्शिता पूरी है नेत्रहीन सेवा समाज में, हमें बता रहे हैं संस्था के प्रधान। मंजीत जी, आपके क्लोजिंग कमेंट। हेलो जी। हाँ जी, आप बताइए, एक बार फिर से रिपीट जी, आप अपने आज की डिस्कशन को लेके अपने क्लोजिंग कमेंट दें, चाहे संस्था के बारे में कुछ बोले शॉर्ट में, ताकि हम सभी से क्लोजिंग कमेंट लें। जी हाँ जी, हाँ जी।
आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, हमारे साथ जो संपर्क किया है इस पर मुझे हर्ष है। और इसमें यह है कि भी हम फिर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम हर तरह से तैयार रहेंगे नेत्रहीनों की सहायता के लिए। और ये अपने जो हमारी संस्था है, इसके लिए मैं अपील करना चाहूँगा देश में जो सुन रहे हैं या विदेश में सुन रहे हैं कि वो हमें अपने असिस्ट करे अपने फाइनेंशियली, तो उससे हमें और भी ज़्यादा इनके नेत्रहीन बच्चों की मदद करने के लिए, या दूसरे जो नेत्रहीन हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे वो नौजवान हैं, उनकी मदद करने का हमें मौका मिलेगा जी। तो पूरा हम ये नहीं कि आपको ये विश्वास दिलाते हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास था। और मैं ये आशा रखता हूँ कि आप इसी तरह से ये फिर से ऐसे यानी कि टाइम टू टाइम हम हमारे साथ बातचीत करते रहेंगे। हम लोगों को बता सकेंगे क्या ये आज तक विकास किया, किस तरह से क्या डेवलपमेंट हमने की है संस्था में, और भी ज्यादा यानी कि उनको इससे भी ज्यादा आपने इसकी तरक्की के बारे में बताएंगे, हम आगे काम करेंगे। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, आपके क्लोजिंग कमेंट। जी जी, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ रेडियो उड़ान का, क्योंकि जब भी मेरे पर क्वेश्चन आया वो सारा इल्जाम वाला ही आया था। तो अभी क्लोजिंग कमेंट अभी बोल लीजिए। मेरे को खुशी है जी, मेरे को ये खुशी है कि आपने इतने बढ़िया क्वेश्चन पूछे। तो मेरे मन में था, क्योंकि ऐसी मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम साफ हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि संस्था में कोई यंगस्टर आए, कोई आए, हम उनकी किसी भी तरह की हेल्प, चाहे पढ़ाई में है, कंप्यूटर सीखना चाहता है, कुछ भी सीखना चाहता है, हम तत्पर हैं और रहेंगे जब तक हैं। और वैसे मेरा कोई राजनीति में कि कोई ऐसा शौक नहीं था, परंतु ये जो आरोप लगे थे इसी कारण मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कि मैं अपने जो आरोप मेरे पर लगे मैं इनको धो सकूं कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मेरे को राजनीति का वैसे कोई शौक नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। और मैं रेडियो उड़ान का और जो दर्शक सुन रहे हैं उनका सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये संस्था शीशे की तरह है और शीशे की तरह ही जब तक हम रहेंगे तब रहेगी। जी बिल्कुल। परमिंदर जी, आपके क्लोजिंग कमेंट। दानिश जी, आपने जो हमने आपके साथ वादे किए हैं वो हम लोग पूरे करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, हॉस्टल है और लड़कियों के लिए काम करेंगे बिल्कुल। और साथ में अगर किसी भी तरह की किसी भी मेंबर्स को या किसी की बच्चे को अगर हमारी जरूरत है, लड़का हो या लड़की हो, तो वो हमारे पास बिल्कुल आए। फोन नंबर हमने बता दिए हैं आपको। और दूसरी बात, लीगल जो एडवाइजर की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो हम बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे कि वो बिल्कुल लिया जाए और सब कुछ जो है वो बिल्कुल साफ चलेगा। और जैसे राजेंद्र जी ने कहा, हम लोग बिल्कुल शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर रहेंगे और 3 साल ऐसा ही रहेगा। कोई भी मेंबर कभी भी 9 से 5 हमें आके चेक करें, हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकता है। हमारी तरफ से कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं रहेगी। जैसे प्रधान जी ने बताया कि हम लोग बकायदा उसमें ऑडिट होता है और सालाना हम लोग जनरल इजलास में अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट वहां पे पेश करते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड जो है वो काफी समय से चल रहा है। जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, आपके क्लोजिंग कमेंट। मैं उड़ान रेडियो का धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा यहाँ में बैठाने का मौका दिया है और सभी नेत्रहीन साथियों के देश विदेश में बाद में उनके जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब देने का हमें मौका मिला है। तो आशा करता हूं कि आप आगे से भी ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे। तो हम जो लोग हैं इनकी जानकारी के लिए आगे से जो हमने किया है वो बताते रहेंगे आपके माध्यम से। आपका ये प्रोग्राम करने के लिए आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच जी। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लिसनर्स, हर बार की तरह मैंने सभी तरह के सवाल पूछे अपने पैनलिस्ट से, चाहे वो पैसे का मामला हो या फिर वो किसी एनजीओ से मिलकर विकलांगों के विकास में आने वाली समस्याओं को लेकर हो, या फिर इलेक्शंस में होने वाली धांधली पर हो, या फिर तमाम क्वेश्चंस हमने आज अपने पैनलिस्ट से पूछे और उन्होंने बहुत ही क्लेवरनेस से और बहुत ही सफाई से, उनका चतुराई से जवाब दिया। उम्मीद करते हैं जिस तरह हमें आज वादे मिले हैं भारत नेत्रहीन सेवा समाज से, वो समय लगेगा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि समय चाहिए लेकिन पूरे किए जाएंगे। उम्मीद है कि करते रहेंगे। हमारी रेडियो उड़ान की शुभकामनाएं भारत नेत्रहीन सेवा समाज के साथ हैं। और अब समय है
अगले शो का जो है गेम आवर, जिसमें आरजे आशीष आपको खिलाएंगे एक मजेदार गेम। तो बने रहिए रेडियो उड़ान पर, सुनते रहिए। और लिसनर्स, देशों विदेशों में मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस एपिसोड को यूट्यूब पर कल से सुन सकते हैं और आर्काइव ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पर रिक्वेस्ट करके www.radioudan.com पर। धन्यवाद।